ये हमारा अकाउंटिंग का सेकंड लेसन है और इसमें मैं आपको ट्रांजैक्शन एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और अकाउंटिंग में आपके पास जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। देखिए, मैं आपको ये फर्स्ट लेसन में भी बता चुकी हूँ कि डेली लाइफ में जो चीज़ें भी आप परचेज करते हैं, आप कैश यूज़ कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो एक तरह से ट्रांजैक्शंस ही होते हैं। लेकिन बिजनेस में ये होता है कि हमारे पास अपनी एक कॉर्पोरेशन होती है, हमारे पास अपना बिजनेस होता है, आप उसके ओनर होते हैं, इसलिए हमें उसकी रिकॉर्डिंग, उसके ट्रांजैक्शंस अपनी पर्सनल लाइफ से अलग करने होते हैं, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अदरवाइज चीज बिल्कुल सेम है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज ऑफ थिंग्स ऑफ वैल्यू। इसका क्या मीनिंग है कि एक्सचेंज ऑफ थिंग्स ऑफ वैल्यू? अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो मैंने ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को इस तरह करके लिखा है कि समथिंग ऑफ वैल्यू इज गिवन और समथिंग ऑफ वैल्यू इज रिसीव्ड। आप कोई चीज जिसकी वैल्यू हो वो देते हैं और फिर आप उसके बदले कोई चीज रिसीव कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर आपके पास $100 है, मैं आपको बिल्कुल आसान सी एग्जांपल दे देती हूँ कि आपके पास है $100 हैं, आपको कोई चीज खरीदनी है, सप्लाईज खरीदनी है अपने बिजनेस के लिए $10 की। तो क्या होगा कि देखिए, आपके पास ये जो $100 की वर्थ है ये वैल्यूएबल है, इसकी कोई वैल्यू है। आप ये चीज देंगे, अपनी ये चीज $100 में से $10 आप देंगे तो आपको सप्लाईज मिल जाएंगी। सप्लाईज में अगर आपने $10 में, सपोज अगर आपने अपने बिजनेस के लिए स्टेपलर ले लिया, पेन ले लिए, स्टेशनरी ले ली, क्योंकि $10 में तो यही आएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने इसलिए आपको दी है, तो वो भी एक वैल्यूएबल थिंग्स है, वो भी बहुत कारआमद चीज है आपके बिजनेस के लिए। तो आपको क्या मिल गया? आपको सप्लाईज मिल गई। ये भी वैल्यूएबल चीज है जो आपको मिल गई। और आपने दिया क्या? आपने अपने $100 में से $10 माइनस हो गए क्योंकि आपने ये दिए। अब आपके पास $90 रह गए हैं। तो कोई ऐसी चीज थी वैल्यूएबल जो आपने दी, जो आपके पैसे थे, जो आपकी अमाउंट थी, और कोई दूसरी वैल्यूएबल चीज जो सप्लाईज थी वो आपको उसके बदले में मिल गई। ये ट्रांजैक्शन होता है। देखिए, यहां मैंने यही लिखा है, समथिंग ऑफ वैल्यू इज गिवन, समथिंग ऑफ वैल्यू इज रिसीव्ड। आपको सप्लाईज मिल गई और आपने अपनी $10 दिए। ये हो गया एक ट्रांजैक्शन। तो क्या हुआ? ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इज एन एक्सचेंज ऑफ थिंग्स ऑफ वैल्यू। यहां मैंने इसको और कैसे करके लिखा है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट अकरिंग इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस दैट रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल चेंज। इससे क्या हो जाता है कि फाइनेंशियल पोजीशन आपकी चेंज हो जाती है। पहले आपके पास $100 थे, अब जब ये ट्रांजैक्शन हुआ, आपने $10 दिए और आपको सप्लाईज मिल गई, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो गई। A business transaction always include an exchange of things of value. राइट? बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको क्लियर हुआ कि ट्रांजैक्शन क्या है? अगर आपसे अब कोई पूछे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स ऑफ वैल्यू। कोई वैल्यूएबल थिंग आप देते हैं और उसके बदले आपको कोई वैल्यूएबल थिंग मिल जाती है, ये ट्रांजैक्शन है। और डेली लाइफ में भी हम यही करते हैं। डेली आप जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, इवन आप ग्रोसरी ले लें, कुछ ले लें, उसको भी ट्रांजैक्शन कहते हैं। आप चाहे डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो, आप चाहे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो। देखिए, ये बैलेंस शीट है जो हम फर्स्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, आपने कंपनी का नाम लिखना होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहले हम 3 W's लिखते हैं। 3 W's का क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले होता है हु, ये कौन है, बिजनेस का नाम लिखना है। व्हाट, आप क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस। व्हेन, कब बना रहे हैं। ये 3 W's हैं। डिटेल में हम लेसन 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, आपने एसेट्स लिखे हैं और इनको हम अकाउंट कहते हैं। कैश अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, लैंड, बिल्डिंग, ये आपके पास अकाउंट्स हैं।
यहाँ आपके पास लाइबिलिटी अकाउंट है और ये ओनर्स इक्विटी अकाउंट है। ये हमने कब बनाई? मार्च 31st 2017 को बैलेंस शीट बनाई। एसेट्स इज इक्वल टू बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? ये बैलेंस शीट बनाई थी। ये क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ? इसलिए कि नेक्स्ट में जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली ये मार्च 31st की है, अब अप्रैल शुरू होगा, हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई चीजें हम परचेज करेंगे, कुछ हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे, कुछ हम कैश पे परचेज करेंगे, कहीं हमारी सप्लाईज बढ़ेंगी, कहीं हमारा इक्विपमेंट बढ़ेगा, कैश डिक्रीज होगा। तो एट द एंड ऑफ अप्रैल 30th को फिर हम बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट बनाएंगे और देखेंगे कि हमारे अकाउंट्स कहाँ कहाँ चेंज हुए हैं। यहाँ मैंने बैलेंस शीट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है कि बैलेंस शीट आपको थोरो पिक्चर देती है फाइनेंशियल पोजीशन की, यानी कितने एसेट्स हैं आपके पास, कितनी लायबिलिटीज हैं और ओनर्स इक्विटी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल एसेट्स 80,000 की हैं। इंडिविजुअली ये है, कैश आपके पास 10,000 है, 12,000 अकाउंट्स रिसीवेबल हैं जो आपने कस्टमर से रिसीव करने हैं। आपने कोई सर्विसेज परफॉर्म की थी, क्रेडिट पे की थी, जो आपको पेमेंट नहीं हुई थी, वो आपने रिसीव करनी है। सप्लाईज 4,000 की है, लैंड टोटल ये है। सिमिलरली अकाउंट्स पेएबल, अगर आपने कोई चीज, कंपनी ने कोई चीज परचेज की है क्रेडिट पे, तो आपने अभी 6,000 पे करने हैं। बैंक लोन है आपके पास 10,000 का, मॉर्गेज और लाइव आपके पास ओनर्स इक्विटी ये है। तो बैलेंस शीट क्या करती है? आपको प्रोवाइड करती है थॉरो इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ न स्पेसिफिक डेट, और इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अभी आप जो भी आपसे पूछेगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, आप कहेंगे कि ये बैलेंस शीट और अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज होती है? अकाउंटिंग पीरियड इज द स्पैन ऑफ टाइम कवर्ड बाय द सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे ये बैलेंस शीट है, अब हम इसको मंथली भी बना सकते हैं, आप क्वार्टरली बना सकती हैं, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस साइज का है, आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके मुताबिक हम बनाते हैं और उसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। अगर आपका ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। यहां से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू हुआ है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। कोई भी आपके पास ट्रांजैक्शन हो, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी वैल्यूएबल थिंग आप देते हैं और उसके बदले, उसके नतीजे में आपको कोई और चीज मिल जाती है, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, आपको पहले ये 4 क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपको ये अच्छी तरह चारों पॉइंट समझ में आ गए, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना कोई मसला नहीं होगा आपके लिए, राइट? सपोज पहला पॉइंट क्या होगा? अगर मैं कहती हूँ कि हमने परचेज की है सप्लाईज, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, हमने परचेज की है सप्लाईज 1,000 की और हमने कैश पेमेंट की है। क्या मैंने कहा कि सप्लाईज हमने परचेज की हैं और कैश पेमेंट की है? ये एक ट्रांजैक्शन हमारे पास हो गया। आपने 4 क्वेश्चंस पहले अपने आप से पूछने हैं, डिस्कस करने हैं। पहला क्या है कि विच अकाउंट्स चेंज इन वैल्यू एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, और मैंने आपको बताया है कि इनको हम अकाउंट कहते हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, लैंड, ये हमारे पास अकाउंट होते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताती चलती हूँ कि ईच ट्रांजैक्शन एटलीस्ट अफेक्ट करता है 2 अकाउंट्स को। जैसे ये अकाउंट्स हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, इन सब में से एटलीस्ट 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट होंगे। ये मैंने यहाँ पे फ्यू अकाउंट्स लिखे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके पास और अकाउंट्स भी यहाँ मैं ऐड करती जाऊंगी। लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, इन सब में से कोई से भी एटलीस्ट 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रांजैक्शन से आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, नहीं, एटलीस्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 कंपल्सरी हैं कि 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे।
आपके ट्रांजैक्शन से। फिर आपने देखना है हाउ मच डू द अकाउंट चेंज, किस अमाउंट से वो अकाउंट चेंज होंगे। थर्ड स्टेप पे आपने देखना है कि क्या वो अकाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। और जब आपको ये क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपने इक्वेशन, जो इक्वेशन आपके पास क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको आपने बैलेंस करना होगा। ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि आपने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया और ये बैलेंस नहीं हो। एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगे, लायबिलिटीज और कैपिटल को ऐड अप करेंगे जब राइट हैंड साइड को, तो वो लेफ्ट साइड जो एसेट्स है उसके इक्वल होंगे। तो याद रखें कि अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगी। हम एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे, उस पर हम ये 4 पॉइंट्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, किस अमाउंट से हो रहे हैं, क्या वो अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और उसके बाद हमारी बैलेंस शीट बैलेंस है या नहीं है। ये ट्रांजैक्शन है हमारे पास। पहला है परचेज सप्लाईज फॉर $500 कैश। राइट, देखें सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उसे दो अकाउंट जरूर अफेक्ट होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि कौन से हैं वो दो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं। आपने परचेज की है सप्लाईज, और सप्लाईज आपके पास एसेट्स कैटेगरी में आती हैं। एक अकाउंट तो आपके पास ये हो गया। दूसरा अकाउंट है आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, क्या यहाँ पे आप कैश पे कर रहे हैं, तो सेकंड अकाउंट आपके पास कैश का हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे विच अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे। अब आपने देखना है कि हाउ मच डू दे चेंज, किस अमाउंट से चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ लिखा है 500। अब आपने डिस्कस ये करना है कि क्या ये अकाउंट इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। आपके पास सप्लाईज आ रही है, इंक्रीज हो रही हैं आपके पास सप्लाईज, आप परचेज कर रहे हैं, तो इट मींस के सप्लाईज आपके पास इंक्रीज हो रही है। मैं प्लस का साइन शो करती हूँ कि इंक्रीज हो रही है। लेकिन कैश तो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारी बैलेंस शीट इक्वल है या नहीं है। वन बाय वन हम ये ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस शीट। रियल लाइफ में आपने एक्चुअली ये नहीं बनानी होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इससे बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखें ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस थे। कहाँ से मैंने ये लिखे, मार्च 31 को जो बैलेंस शीट बनाई थी, यहाँ से मैंने ये ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए हैं। और ये 80,000 है, 80,000 है। यहाँ पे भी आप इसको टोटल करके देखेंगे तो ये 80 है, ये भी 80 है आपके पास। चले पहला हम देखते हैं। पहले हमने क्या किया ट्रांजैक्शन में कि सप्लाईज परचेज किए हैं। हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए कि सप्लाईज इंक्रीज होंगी और कैश डिक्रीज होगा। आपने क्या लिखना है, यहाँ डेट लिखनी है। डेट है हमारे पास, सपोज ये है अप्रैल 1, अप्रैल 1 को हमने लिखा। क्या हुआ अप्रैल 1 को, कैश अकाउंट पहले हमारे पास था 10,000, इसमें से 500 माइनस हो रहा है क्योंकि हम सप्लाईज परचेज कर रहे हैं, और सप्लाईज आपके पास पॉजिटिव हो रही हैं क्योंकि आपने परचेज की है। तो हम ऐसे करके लिख लेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या था कि अब हमने इसको बैलेंस करना है कि हमारी बैलेंस शीट इक्वल है या नहीं है। 10,000 में से 5 आपने माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास रह गए 9,500। राइट, अब ये जो ऊपर वाली अमाउंट्स है ये एज इट इज है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं इसलिए इसको, चले यहाँ तो मैं 12,000 लिख देती हूँ, आगे मैं ऐसे ही निशान लगा लूंगी। सप्लाईज अब आपके पास 4,500 हो गई। राइट, एक लाइन हम ऐसी लिखते हैं। ये हमारे पास है 15,000 लैंड, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से लैंड में कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्डिंग में सिमिलरली हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्विपमेंट में कोई हमारे पास बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, ये एज इट इज है। और ये हमारे पास, इसको मैं ऐसे करती हूँ, इट मींस कि ये सेम अमाउंट है जो ऊपर लिखी है वही हम यहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि इन अकाउंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इसको काउंट करके देख लें, ये आपकी बैलेंस शीट लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल इक्वल आएगी, ये बैलेंस है। आप इसको टोटल करके देख लें, 6 + 10 + 19 45, ये 80 हो गए।
ये भी आपके पास सेम अमाउंट आएगी। अब आपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास है सेकेंड को, 2 लिखे। ट्रांजेक्शन क्या है आपके पास? रिसीव्ड 3000 कैश फ्रॉम कस्टमर्स हु ओड मनी। अब आपने कस्टमर से 3000 रिसीव कर लिए हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। आपने 3000 रिसीव किए हैं कस्टमर से, जो आपने पहले कोई चीज, उन्होंने सर्विसेज आपने परफॉर्म की थी लोन पे, अब वो आपको पेमेंट वापस कर रहे हैं। जब आपके पास पैसे आती हैं तो कैश आपका इंक्रीज हो जाता है। एक तो कैश हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा होगा? दूसरा अकाउंट होगा अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि आप पैसे ले रहे हैं। यहाँ से तो हमें ये बात पता चल गई कि ये दो अकाउंट है। फिर हमने देखना है कि किस अमाउंट से वो आपका अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो 3000 है, क्योंकि हम 3000 रिसीव कर रहे हैं। अब आपने देखना है थर्ड स्टेप में कि आया कि आपका अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो कैश आपके पास आ रहा है, इट मींस कि कैश का अकाउंट तो इंक्रीज होगा। अकाउंट रिसीवेबल, पहले सपोज आपने 12,000 रिसीव करने थे, आपने सर्विसेज परफॉर्म की थी 12,000 की, अब आपको आप 3,000 वापस मिल रहे हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल माइनस हो जाएगा। अब आपके पास 9,000 रहने चाहिए। चले आए देखते हैं हम इसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस शीट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम करेंगे कि 3000 आपके पास यहाँ आ गए, ये पॉजिटिव हो गया। अकाउंट रिसीवेबल आपने 12,000 टोटल, मुख्तलिफ कस्टमर्स थे, ए बी सी, आपने सर्विसेज परफॉर्म की थी, कुछ भी किया था, सेल किया था क्रेडिट पे, अब वो आपको पेमेंट वापस हो रही है 3000 की, तो यहाँ आप 3000 माइनस करेंगे, क्योंकि अब आपके पास 12,000 आपने रिसीव करने थे, 3000 आपको आ गए, तो अब बैलेंस में 9,000 होना चाहिए। बाकी कोई अकाउंट अफेक्ट नहीं करेगा, ये हम एज इट इज लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, फिर आपने यहाँ बैलेंस लिखना है, फिर आपने यहाँ बैलेंस लिखना है, और अब बैलेंस में कितना हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 12,500, राइट, क्योंकि ये पहले 9,000 था कैश आपके पास, अब हमारे पास कैश हो गया 12,500 कैश हो गया। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितना रह गया? 9,000 रह गया, क्योंकि 3,000 हमने रिसीव कर लिया। सप्लाईज हमारे पास 4,500 हो गई, और बाकी कोई अकाउंट अफेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज ऐसे करके लिख देती हूँ कि ये एज इट। लेकिन आपने ये लिखने हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने ये लिखने हैं, ताकि आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अब आप आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या है? bought new equipment for 4,000 on credit from Ashing। यहाँ पे आपने परचेज किया है, 4,000 का आपने इक्विपमेंट परचेज किया है, राइट। सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी अकाउंट है। एक तो इक्विपमेंट का अकाउंट हो गया, ये अकाउंट है आपके पास। अब दूसरा है कि जब आपने परचेज किया है तो आप पेमेंट कैसे कर रहे हैं? आप क्रेडिट से पेमेंट कर रहे हैं कि आप ऑन क्रेडिट है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हो जाएगा, आप अभी नहीं पे कर रहे। ये दो अकाउंट होंगे, किस अमाउंट से होंगे? 4,000 से होंगे। थर्ड स्टेप आपने क्या देखना है कि ये इंक्रीज हो रहा है, डू द अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज। इक्विपमेंट आपके पास आ रहा है, आप और ले रहे हैं, तो ये इंक्रीज होगा। लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अभी आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बाद में देंगे, तो दोनों इंक्रीज हो गई। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए? इक्विपमेंट का। ये सारे आपके पास एज इट इज हो गए, इसको एज इट इज करते हैं। इक्विपमेंट आपके पास 19,000 का था, अब आपने कितने का और परचेज किया? 4,000 का। 4,000 का आपने इक्विपमेंट यहाँ परचेज किया, साथ में आपकी लाइबिलिटी भी जो 6,000 थी, अब 4,000 आपकी लाइबिलिटी और इंक्रीज हो गई, राइट। ये हो गया। अब आपने इसके बाद फिर इसको बैलेंस करना है। बैलेंस में क्या होगा? ये कैश आपके पास 12,500 का है, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 9,000 है, 4,500 की सप्लाईज हैं आपके पास, लैंड आपके पास सेम है, बिल्डिंग सेम है, इक्विपमेंट आपके पास अब 23,000 का हो गया, राइट। ये आपके पास बैलेंस हो गया। और अकाउंट्स पेएबल आपके पास कितना हो गया? ये 10,000 हो गया, और बाकी अमाउंट आपके पास
सेम रही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। सपोज ये आपने 4th को किया, ये 24th है, जो भी डेट है हमने लगाई। यहाँ 4th ट्रांजैक्शन में क्या है, रॉबर्ट जो ओनर था उसने 3000 इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। कौन से अकाउंट, जब 3000 और लगाएगा तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा और उसका ओनर्स इक्विटी, दोनों अकाउंट इंक्रीज होंगे। किस अमाउंट से, 3000 से। अब आपने क्या करना है, कैश को आपने यहाँ लिखना है कि ये 3000 हो गया आपके पास, और यहाँ पे ओनर्स इक्विटी भी 3000 हो गई। तो बैलेंस में क्या हो जाएगा कि ओनर्स इक्विटी आपके पास 48,000 हो गई अब, और कैश आपके पास 15,500 हो गया। ईच ट्रांजैक्शन के बाद आपने बैलेंस करके ज़रूर देखना है कि ये सही है, बाकी अकाउंट आपके पास सेम रहेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन आपके पास क्या है, परचेज इक्विपमेंट फ्रॉम राजिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 4,000, पेड 2,000 कैश एंड रिमेनिंग विल बी पेड इन 30 डेज। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ईच ट्रांजैक्शन एटलीस्ट 2 अकाउंट को अफेक्ट करता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। तो इस ट्रांजैक्शन को जो 25 अप्रैल को हुआ है, 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो आपने इक्विपमेंट और ले लिया 4,000 का, जो इंक्रीज हो रहा है। इसमें से 4,000 आपने कैश पे किए हैं, और कितने रिमेनिंग रह गए, देखिए अमाउंट नहीं लिखी, आपने खुद कैलकुलेट करनी है। 4,000 का इक्विपमेंट था, 2,000 आपने कैश पे किए, 2,000 रह गए जो आपने 30 डेज में देने हैं। ये फिर लाइबिलिटी आपकी हो गई जो इंक्रीज हो जाएगी। तो कैसे आप इसको लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि 2,000 तो आपके डिक्रीज हो गए कैश, यहाँ पे आपके पास इक्विपमेंट 4,000 का और आ गया, और लाइबिलिटी आपकी 2,000 और इंक्रीज हो गई जो आपने विद इन 30 डेज देनी है। अब आप ये बैलेंसेस इसके लिख लें, 15,500 में से 2,000 माइनस कर दें तो यहाँ 13,500 रह गए। बाकी अकाउंट आपके पास एज इट इज रहेंगे। जब आप एसेट्स का टोटल कर लें, लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 89,000। यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 89,000, आपके पास राइट साइड में आएगा, आपकी बैलेंस शीट इक्वल है। ये तो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है, लेकिन नेक्स्ट पे मैंने इसको बहुत क्लियर करके एक्सेल पे बना के आपके लिए यहाँ मैंने कॉपी किया है। इसको हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस शीट कहते हैं। ट्रांजैक्शन वही है जो हमने अभी डिस्कस किए, लेकिन यहाँ मैंने बहुत इसको नीटली बनाया है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये ओपनिंग बैलेंस है आपके, ये ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट में हमने सप्लाईज परचेज की थी, देखें ये माइनस का साइन लगा हुआ है यहाँ, फिर ये बैलेंस है। आपने एक्चुअल लाइफ में ऐसे बनाना है इसको प्रैक्टिस के लिए। ईच ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करके देखना है कि ये बैलेंस है, आखिर में ये 89,000 है, लाइबिलिटी का टोटल 41,000 है, ओनर्स इक्विटी का 48 है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्लस होना चाहिए, यहाँ पे भी मैंने प्लस लिखा है, 89,000 इज इक्वल टू 89,000। राइट, इसको अब आपने अच्छी तरह समझना है। अब इसके बाद जो आपने बैलेंस शीट बनानी है अप्रैल 30 को, अब आप देखेंगे ये बैलेंसेस जो हैं ये एंडिंग बैलेंसेस थे, तो यहाँ पे हमने लिखे थे। अब आपने बनानी है, पहले आपकी बैलेंस शीट 80,000 थी, अप्रैल 30 को आपके पास 89,000 हो गई। तो बैलेंस शीट आपको थॉरो इन्फॉर्मेशन बताती है कि आपके अकाउंट्स का इंडिविजुअल टोटल क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अकाउंट्स पेएबल पहले आपके पास 6,000 था, अब आपके पास 12,000 हो गया। आपके पास ओनर्स इक्विटी 45,000 थी, अब 48,000 हो गई। इक्विपमेंट आपके पास 19,000 था, अब 27,000 हो गया। ये बैलेंस शीट हुई जो आपको थॉरो इन्फॉर्मेशन देती है आपकी एसेट्स की, लायबिलिटीज की और ओनर्स इक्विटी अकाउंट की। यहाँ मैंने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स लिखी हैं, ईच लेसन में हम अकाउंटिंग टर्म भी सीखेंगे। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस एंड ऑपरेट्स अ बिजनेस। वो पर्सन जो आपके बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है, जो चलाता है, जो ऑपरेट करता है, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप डिसीजन मेकिंग करते हैं, देखिए इस बिना पे आप डिसीजन कर सकते हैं कि अच्छा इतना लोन है हमने पे करना है, इतने एसेट्स होने चाहिए, इतनी लायबिलिटी होनी चाहिए। कैपिटल क्या है, ओनर्स नेट वर्थ फाउंड इन द ओनर्स इक्विटी सेक्शन, जो है उसको हम कैपिटल कहते हैं कि ओनर की वर्थ कितनी है। क्रेडिटर क्या है, बिजनेस और अ पर्सन दैट हैज एक्सटेंडेड क्रेडिट और लोन।
डेटर क्या है? बिजनेस और अ पर्सन दैट ओज अ बिजनेस मनी एज अ रिजल्ट ऑफ परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। लिक्विडिटी, ये एक important टर्म है। द ऑर्डर इन विच एसेट्स वुड लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो मैंने आपको बताया कि कैश सबसे पहले लिखते हैं हम बैलेंस शीट में, उसके बाद हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज हम लिखते हैं लिक्विडिटी के मुताबिक कि जो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश को, उसमें लिखते हैं। और जैसे ये है लैंड इक्विपमेंट, इसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। इनको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, इसलिए ये बाद में लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने कैश लिखना होता है। Maturity date liabilities are listed on the balance sheet according to payment due date from most recent to longest term. Accounts payable usually 30 days में आपने पेमेंट करनी होती है, इसको हम ऊपर लिखते हैं। फिर लोन हो गया, फिर मॉर्गेज पेएबल हो गया। सिमिलरली और भी लोन्स की अकाउंट है लाइबिलिटीज की जो हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाया है, लेकिन पहले आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह ये चीज एक ट्रांजैक्शन को पढ़ें। जो 4 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, किस अमाउंट से होंगे, क्या वह अकाउंट इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, और फिर आखिर में आपने बैलेंस शीट को बैलेंस करके भी देखना है ट्रांजैक्शन एनालिसिस शीट पे। ट्रांजैक्शन एनालिसिस शीट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इसको यूज नहीं करना। ये आपके पास assets is equal to liabilities plus owners equity, ये इसके ओपनिंग बैलेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। आपने इसको फॉलो करना है ट्रांजैक्शंस को, और इसमें आपने कंप्लीट करना है। राइट, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ट्रांजैक्शन एनालिसिस से, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। लेकिन साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।